तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर, जो सबसे बड़ा एम्पायर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कि एग्जाम्स में किस एम्पायर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है मौर्यन एम्पायर का। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ मैप है मौर्यन एम्पायर का। ये मिडिल ईस्ट से लेके हमारा टिल दी साउथ एंड देन साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। बहुत ही बड़ा एम्पायर था। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे सारी चीजें एकदम डिटेल में। चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर का आप ये मैप देख रहे हैं, ये इस तरह से फैला हुआ था। ठीक है, इसके जो मेन सिटीज थे वो थे तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पटाला, उज्जैन, सांची, बोधगया, पाटलिपुत्र। अब ये किस तरह से उनने एक्वायर किए थे कि छोटे एम्पायर से बड़ा किया, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डेट्स हैं, ये अप्रोक्सीमेट डेट्स है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराने टाइम का है। ठीक है, तो जो मौर्यन एम्पायर के पहले रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार और तीसरे अशोका द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद अशोका वो रूलर थे, वो किंग थे जिन्हें अशोका द ग्रेट का टाइटल मिला। क्यों? वो उनके काम की वजह से, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। उनके इसी काम की वजह से ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसे पढ़ना जरूरी है। बाद में जो रूलर्स आए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि अशोका के बाद जो डाउनफॉल था वो शुरू हो गया था मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, द आर्यंस weren't यूनिफाइड, डिफरेंट आर्यन ट्राइब्स सेटल्ड इनटू डिफरेंट फार्मिंग कम्युनिटीज। ठीक है, जो आर्यन की ट्राइब्स थी, आर्यन ट्राइब से थे अशोका। ठीक है, तो वो अलग अलग ट्राइब में सेटल हुए। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम द फैमिली ऑफ मौर्यन। ठीक है, मौर्यन फैमिली से था इंडिया की। ही यूनाइटेड ऑल दी फ्रैगमेंटेड स्टेट्स आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट स्टेट। देखिए, अलेक्जेंडर ग्रेट ने जब इंडिया में इन्वेड किया, उसके बाद उसने जब लड़ाई की तो सारे स्टेट्स अलग अलग हो गए। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने एक साथ वो सारे स्टेट्स को वापस लेके आए। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूलर थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूलर थे। उनके जो रिफॉर्म्स थे, उनके जो उन्होंने उस टाइम पे लॉज बनाए थे, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और वो क्यों थे, कैसे थे, वो आगे पता चलेगा। चलिए, चंद्रगुप्ता's rule. His empire is the largest Indian empire ever in history. Like I said in the starting, जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर था। ठीक है, ही रूल्ड वेरी स्ट्रिक्टली। वो बहुत ही ज्यादा कठोरता नहीं बोल सकते, वो बहुत दयावान भी थे, बट जो उनके रूल्स को लेके जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। ही क्रिएटेड लॉज ऑन एवरीथिंग इन सोसाइटी, मतलब हर एक चीज के लिए रूल बना देना। जैसे आज के टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसके ऊपर रूल नहीं है। ठीक है, सारी चीजों के ऊपर रूल है। उसी तरह इन्होंने भी हर चीज के ऊपर रूल बनाया। किसकी मदद से बनाया, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, वो भी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू जेंडर बिहेवियर्स, मतलब लड़के कैसे बिहेव करेंगे लड़कियों के साथ, या लड़कियां कैसे बिहेव करेंगी, इस सब के ऊपर भी रूल बनाया था। हिंदुइज्म वॉज स्टिल डोमिनेंट इन इंडिया इवन दो बुद्धिज्म वॉज ऑलरेडी रैपिडली स्प्रेडिंग। ठीक है, बुद्धिज्म को ज्यादा फॉलो करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। हिंदुइज्म अभी भी डोमिनेंट था इंडिया में, बट बुद्धिज्म भी धीरे धीरे फैल रहा था। बुद्धिज्म किसने स्टार्ट किया, ये आपको हमको कमेंट में बताइए। चंद्रगुप्त एक्सपैंडेड द एम्पायर टू बी द लार्जेस्ट एम्पायर इन दी हिस्ट्री। ठीक है, ये उनके कॉइन्स के फोटो है। एंड ही इज द मैन, चाणक्य और दी कौटिल्य। इनकी चाणक्य नीति, इनकी जो बुक अर्थशास्त्र है, उसकी मदद से, जो इनकी पॉलिटिक्स की जो खूबी थी उसकी मदद से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने ये जो लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री आज हम पढ़ रहे हैं वो बनाया था। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी इन 320 BC, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जस्ट उसे एक्वायर किया था और सारे अपने स्टेट्स को साथ लाए थे, तब तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पटाला, बोधगया एंड पाटलिपुत्र, उज्जैन और बाकी जगह इसमें नहीं थी। देन उन्होंने इन्वेड किया अपने आसपास के स्टेट्स को। तो क्या हुआ, उन्होंने सेल्यूकस को हरा के, ठीक है, ये एरिया आप देख रहे हैं,
इसमें इंक्रीज हुआ है, ये एरिया अपने अंडर लिया, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉलिडिफाई द ट्रीटी, ठीक है, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी। सेल्यूकस जो है स्पेकुलेट करते हैं दैट सेल्यूकस मैरिड ऑफ हिज डॉटर टू द मौर्यन एम्परर एंड ही इवन डिस्पैच्ड एन एम्बेसडर। जो मेगास्थनीज थे, हम इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लिख लो कि मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस द्वारा दिए गए थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को, टू द मॉरियन कोर्ट एंड द एक्सचेंज ऑफ पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा में दिया गया था। और इन एक्सचेंज जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने 500 वॉर एलिफेंट्स, नॉर्मल नहीं, जो लड़ाई के टाइम पे काम आते हैं, वो उन्हें दिया था, ठीक है। तो 305 BC तक आफ्टर डिफीटिंग सेल्यूकस उनका एम्पायर कुछ इतना बढ़ गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो द मौर्यन डायनेस्टी इन 300 BC में वो और बढ़ा, उन्होंने साउथ के भी कुछ स्टेट्स लिए। इसके बाद उज्जैन, सांची में क्या है, सांची स्तूपा, ठीक है, बुद्धिज्म का स्तूपा बना हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। मॉडर्न डायनेस्टी इन 300 BC आफ्टर एक्सपैंडिंग इनटू द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ड एन एम्पायर रेंजिंग फ्रॉम द हिमालयाज एंड द काबुल रिवर वैली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द विंध्या रेंज, ठीक है। उन्होंने हिमालयाज से लेके काबुल रिवर वैली जो कि नॉर्थ में थी एंड और वेस्ट में विंध्या रेंज तक, विंध्या रेंज जो साउथ में है वहां तक उन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया था। इट्स कंटिन्यूएशन फॉर द लीस्ट 2 जनरेशन इज एट्रीब्यूट इन पार्ट टू हिज एस्टैब्लिशमेंट। इनके बाद इनकी सिर्फ 2 जनरेशन ही इतना एम्पायर संभाल पाई थी, ठीक है। in part of his establishment of an administration pattern on that of the Persian, ठीक है, ये डायनेस्टी थी, एंड कौटिल्य पॉलिटिकल टेक्स्ट, ठीक है, अर्थशास्त्र, इसकी मदद से ही ये सब किया गया था। अब बिंदुसार जो इनके सक्सेसर थे वो भी एक बहुत अच्छे रूलर थे, उन्होंने अपना कंट्रोल लिया आफ्टर द चंद्रगुप्त मौर्य's डेथ, ठीक है। ही एनकरेज ट्रेड एंड अदर एम्पायर्स लाइक ग्रीस, ठीक है, उन्होंने ट्रेड और ग्रीस को बहुत ज्यादा एनकरेज किया। ही केप्ट द एम्पायर यूनिफाइड, उन्होंने पूरा जो जैसा कि बताया गया पहले कि इनके बाद सिर्फ 2 ही रूलर थे, बिंदुसार और अशोका, उन्होंने ही जो उनका एम्पायर था वो यूनिफाइड रख पाए थे। एंड हिज सन अशोका वाज अशोका द ग्रेट, ठीक है, उनके बेटे का नाम अशोका द ग्रेट था। इनके बारे में बस इतना ही है। अब जो हमें मेन पढ़ना है चंद्रगुप्त के बाद वो थे अशोका। अशोका के बारे में पढ़ना है अच्छी तरह से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के बारे में आते हैं। लाइक हिज ग्रैंडफादर ही वाज फोकस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर जैसे उन्होंने अपने रेन में उसको 3 गुना कर दिया एम्पायर को, इनका भी वही था। ही लीड्स इंडिया इनटू द ब्लडी कलिंगा वॉर। चलिए इनके बारे में एक और फैक्ट बताता हूं कि कहा जाता है कि जो किंग अशोक थे वो अपने 99 ब्रदर्स की डेथ के बाद जो रूलर बने थे, ठीक है, 99 ब्रदर्स को मारने के बाद वो रूलर बने थे, ठीक है, ये जस्ट एक फैक्ट है। कलिंगा वॉर, अशोका द ग्रेट वांटेड टू एक्सपैंड इनटू कलिंगा। कलिंगा एक रीजन है, ठीक है, इट्स इन दी वेस्ट बंगाल एरिया, रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 262 BC, ठीक है। द रेन वाज वेरी वैल्यूएबल बिकॉज इट कुड प्रोवाइड कोस्टल ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया। जैसा कि कहा वेस्ट बंगाल में है तो क्या साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारी ट्रेड आसानी से हो सकती थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। द नंबर ऑफ डेथ रोज टू 2.5 लाख पीपल, ठीक है, इसमें 2.5 लाख पीपल की डेथ हुई थी, ठीक है। अशोका द ग्रेट वाज डिस्गाइज्ड बाय हिज एक्शन, उन्हें बहुत ज्यादा उसके बाद गिल्ट हुआ कि उनकी वजह से, उनके जो पावर के नशे की वजह से इतने सारे लोग मर गए, इतनी सारी जो औरतें थी वो विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, क्यों? जस्ट एक पीस ऑफ लैंड की वजह से। स्वोर टू बी मोर पीसफुल रूलर, तो जो उनका जो बिहेवियर था 99 ब्रदर्स को मारना, देन इतना सारा लोगों का अपना एम्पायर बड़ा करने की भूख, वो वहां जाके शांत हो गई। अब उन्होंने सोचा कि वो जो अपनी जो राज्य है उसको पीसफुल तरीके से रन करेंगे, अब वो ज्यादा पीसफुल रूलर बनेंगे, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर कलिंगा वॉर, तो कलिंगा वॉर के बाद लगभग पूरा इंडिया विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एरिया पूरा अंडर मौर्यन एम्पायर आ गया था। इतना बड़ा
जिसे आज हम अखंड भारत बोलते हैं, वो यही था, जिसे इसके बाद कोई भी इतना बड़ा एरिया अपने अंडर नहीं कर पाया था। अशोका द ग्रेट कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म, जैसा कि पता चला कि उन्हें फिर गिल्ट हुआ, उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया। टू बिकम मोर पीसफुल बनने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया। अशोका कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म, जैसा कि पता है कि हिंदू रूलर थे मौर्यन एम्पायर, उन्होंने फिर बुद्धिज्म की तरफ रुख किया। He does not force his citizen to convert with him though, जैसा कि कहा अब वो पीसफुल रूलर है, तो अब वो किसी के ऊपर कोई चीज थोपते नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपने सिटीजन्स को फोर्स नहीं किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करा लें। अशोका प्लेस्ड एडिक्ट्स अराउंड हिज एम्पायर, ठीक है, उन्होंने ऐसे पिलर्स बनवाए, उनके ऊपर चीजें लिखवाई। ही प्लेस्ड एडिक्ट विद लॉस, उन्होंने उनके एडिक्ट्स जो भी लिखा हुआ था उसके ऊपर लॉज एंड बुद्धिस्ट सेइंग अराउंड हिज एम्पायर, और बुद्धिस्ट लोगों की जो प्राचीन मतलब कि उनकी कहावतें थी वो लिखी रहती थी। ही वांटेड टू स्प्रेड हिज मैसेज, वो अपना मैसेज सब तक पहुंचाना चाहते थे। व्हाई वाज अशोका's गवर्निंग स्टाइल सक्सेसफुल, उनका स्टाइल क्यों सक्सेसफुल हुआ था? read each quote that was inscribed on the अशोका's pillar, अशोका के पिलर्स के कुछ कोट हैं, वो क्या बताते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये पहला कोट था, ऑन द रोड्स, ठीक है, सड़क पे, ट्रीज हैव बीन प्लांटेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ एनिमल्स एंड मेन्स। इसका मतलब कि उन्होंने जो ट्रीज है, पेड़ों को प्लांट करवाया था सड़क के आसपास, ठीक है, ताकि आने जाने वाले लोगों को, जानवरों को आसानी रहे गर्मियों के मौसम में या ऐसे आराम करने के लिए, ठीक है। आई हैव हैड पॉन्ड्स डग्स, ठीक है, उन्होंने तालाब बनवाए। शेल्टर इरेक्टेड, उन्होंने आराम गृह बनवाए, ठीक है, अलोंग द रोड, रोड के साइड में। एवरीवेयर आई हैव हैड वेल्स डग, उन्होंने तालाब भी बनवाए। मतलब इसमें क्या पता चलता है कि उन्होंने ट्रीज प्लांट करवाए, ठीक है, उन्होंने पॉन्ड्स बनवाए, उन्होंने शेल्टर्स बनवाए, ठीक है, देन एंड उन्होंने वेल्स बनवाए। तो इस एक एडिक्ट से हमें पता चलता है कि अब उन्होंने अपने टाइम पे ये 4 चीजें बनवाई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, माय ऑफिसर्स हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, उन्होंने बोला है कि जो उनके ऑफिसर्स लगाए गए हैं वो लोगों के काम करने के लिए, लोगों के लिए लगाए गए हैं, ना कि लोग उनके अंडर काम करें। आई हैव गिवन देम अथॉरिटी इन जजमेंट, इसका मतलब उनके टाइप की जुडिशरी के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, एंड पनिशमेंट, तो वो जजमेंट भी देते थे और पनिशमेंट भी देते थे। बट इट इज डिस्क्राइबेबल दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन जजमेंटल ट्रायल प्रोसीजर एंड पनिशमेंट, तो इसमें उनका पूरा जुडिशरी बताया गया है कि उन्होंने लोगों को वो अथॉरिटी दी है, जैसे आज के पुलिसमैन उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको जज करे, फिर आपको पनिशमेंट भी दें, लेकिन इन यूनिफॉर्मिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो अमीर है उनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है और जो गरीब उनके साथ अलग, सबके साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा, इक्वालिटी। ये भी सेइंग जो है वो बुद्धा के जो भी टीचिंग्स है उसके हिसाब से लिखा गया है। तो अगला है, इफ द कॉन्कर्ड पीपल ऑन माई बॉर्डर आस्क व्हाट इज माई विल दे शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, अगर वो पूछते हैं कि अब चाहते क्या हो तुम, ठीक है, अब इतना बड़ा एम्पायर बनाया है तो लोग तो पूछेंगे चाहते क्या हो, तो उनका कहना है, आई डिस्क्राइब दैट दे शुड ट्रस्ट मी एंड हैव ओनली हैप्पीनेस इन देयर डीलिंग्स विद मी, ठीक है, तो उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि अब से जो किंग अशोक है उनकी वजह से उनको कोई दुख नहीं मिलेगा। मतलब इसमें वो बताना चाहते हैं कि लोग जो है उन्हें सेटिस्फाई रहना चाहिए, उन्हें सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, जो उसकी गलती हो गई आज तक वो उसने बुला दी है, अब आगे से जो भी वो उनका कार्य करेगा उसकी मदद से लोगों को खुशियां और हेल्प ही होगी, ठीक है। अगला है, एवरीवेयर आई अशोका किंग ऑफ प्रियादृष्टि, ठीक है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ठीक है, ये राजाओं का कहने का तरीका होता था कि भगवान का लाडला, इस तरह से, क्योंकि देखिए अगर पूरा एम्पायर इतना बड़ा अखंड भारत चला रहे हैं तो इसका मतलब भगवान का कुछ तो आशीर्वाद रहा ही होगा, तो उनका ये कहने का तरीका है, डोंट माइंड देम। हैव अरेंज्ड 2 काइंड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्होंने अपने टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी रखा था, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, मतलब उन्होंने, जैसा कि बुद्धिस्ट सेइंग में कहा जाता है कि इंसान को
अपने साथ के पर्यावरण और जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इन्होंने वही किया, इन्होंने इंसानों के साथ साथ जो जानवर थे उनके लिए भी डॉक्टर्स और वैद्य अपॉइंट किए। ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, अब इनके टाइम पे बहुत अच्छा रहा मौर्यन एम्पायर, इतना अखंड भारत। आफ्टर अशोकास डेथ, इनकी डेथ के बाद ही वॉज फॉलोड बाय 50 ईयर्स ऑफ वीकर एम्प्रेस। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उसके बाद जो भी एम्पायर आए वो सिर्फ 50 साल तक ही चला पाए, वो सब मिलके। ठीक है, सब मिलके सिर्फ 50 साल तक ही मौर्यन एम्पायर को चला पाए, उनके बाद कोई इतना बड़ा आया नहीं। द लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ वॉज assassinated in 185 BC and the शुंगा डायनेस्टी was established। तो जो शुंगा के डायनेस्टी के फाउंडर थे उन्होंने जो हमारे मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे उनको असैसिन किया, मतलब उनका मर्डर किया, उसके बाद वो रूलर बने थे। द ग्रीको बैक्टीरियन किंग डेमेट्रियस टुक ओवर द एम्पायर इन 180 BC एंड फॉर्म द इंडो ग्रीक किंगडम। ठीक है, इंडो ग्रीक किंगडम भी बनाया गया था। तो इससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनकी टीचिंग्स कैसी थी, वो किस तरह से उनका वर्क स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।